अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़ारूक बलोच। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पिछले एक माह में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट जो है वो 10% गिर गई। यानी जो सरमायाकार थे उनके हर 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के ऊपर उनको तकरीबन 10,000 रुपये का नुकसान हो गया। और ये आज की अगर बात कर ली जाए यानी मंगल की, तो मार्केट ने 42,000 पॉइंट्स का लेवल जो है उसको ब्रीच कर दिया, इन द सेंस के नीचे गिर गई उससे। और ये वो सपोर्ट लेवल था जो दिसंबर 2020 से मेंटेन हुआ था, यानी 1.5 साल में। इंट्राडे का तो मुझे आइडिया नहीं है, बट क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ कि पिछले 1.5 साल में तकरीबन इस लेवल से मार्केट नीचे नहीं आई थी और आज गिर गई है। तो ऐसे हालात में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? पहली बात तो ये नोट कर लें कि ये एक पेपर लॉस है। अगर आप इन्वेस्टेड हैं मार्केट में तो ये लॉस आपको उस वक्त तक नहीं होगा जब तक आप शेयर्स अपने बेचेंगे नहीं और निकलेंगे नहीं। ये पेपर लॉस है। ओब्वियसली मार्केट गिरती है, ऊपर भी चढ़ जाती है। इन्वेस्टर्स पैनिक होते हैं जब हालात ख़राब हों, इकोनॉमिक अनसर्टनी हो। पाकिस्तान में तो इकोनॉमिक के साथ साथ पॉलिटिकल अनसर्टनिटी भी चल रही है। फिर दूसरी तरफ स्टेट बैंक ने 1.5% जो है वो शरह सूद बढ़ा दी है। इस पर थोड़ी देर में तफसील में बात करते हैं। बहरहाल ऐसे हालात में जब वो बेचना शुरू करते हैं तो ओब्वियसली ख़रीदने वाला जो है वो भी, उसके लिए भी हालात सेम ही हैं, लेकिन वो ये रिस्क ले रहा है। और जब वो ये रिस्क लेता है तो उसको उसके बदले में आपसे डिस्काउंट चाहिए। तो जिस प्राइस पे आप बेचना चाहेंगे ओब्वियसली उस पर नहीं ख़रीदेगा, वो लोअर प्राइस ऑफ़र करता है। और ये फिर बहुत सारे ऐसे ख़रीदार होते हैं जो ऐसे हालात में भी ख़रीदने को तैयार हैं, लेकिन वो आपसे डिस्काउंट मांगते हैं। फिर जब ज़ाहिर है सारे डिस्काउंट मांगते हैं तो जो बेचने वाले हैं वो डिस्काउंट देना शुरू करते हैं। इस तरह से प्राइसेस नीचे आते हैं और मार्केट नीचे गिरना शुरू हो जाती है। कल एक फॉलोअर ने मुझसे पूछा, एक और वीडियो मैंने की थी यूके स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर। उसमें कमेंट में किसी ने पूछा कि ऐसे हालात में स्टॉक मार्केट में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मैं पास में इस पर काफ़ी वीडियोस कर चुका हूँ कि इसमें क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। देखें, एक तो मैं इन वीडियोस के लिंक भी डालूंगा, आपके साथ शेयर करूँगा कि जब स्टेट बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, और ये मैं काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ इवन अपने इस चैनल पे भी समा मनी के अलावा, कि जब इंटरेस्ट रेट साइकिल रिवर्स होती है तो फिर टाइम होता है कि स्टॉक मार्केट से निकल के और मनी मार्केट में यानी नेशनल सेविंग्स की तरफ या बैंक के अंदर रखने चाहिए, टर्म डिपॉजिट पे सेविंग्स अकाउंट में रखने चाहिए, या बॉन्ड्स की तरफ चले जाना चाहिए, क्योंकि फिर वहाँ पर आपको बगैर रिस्क के अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा होता है। तो और इनफैक्ट इस्लामिक के बैंक्स भी मौजूद हैं, तो वहाँ पर फिर रिस्क कम होता है। लेकिन अगेन इसका मार्केट में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, इसका एक आसान सा जवाब हाँ या ना में नहीं हो सकता। इट डिपेंड्स, और हर किसी के लिए सेम नहीं है। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। जैसे बूमर्स हैं, जो हमारे वालिदैन वाली जनरेशन है, ऑब्वियसली ये वो लोग होते हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा पैसा होता है, बिकॉज सारी ज़िंदगी कमाया है, रिटायरमेंट की सेविंग्स हैं। ऑब्वियसली अगर कहीं पे इन्वेस्ट किया था उसको डबल किया या उस पर प्रॉफिट बनाया और प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट की, उसके पैसे ऊपर चले गए, तो उन्होंने वेल्थ एक्यूमुलेट की हुई होती है, उनके पास काफ़ी सरमाया होता है। तो ये बड़ी उम्र के लोग होते हैं। अब इनके पास एडवांटेज है कि पैसा बहुत सारा है, तो इन्वेस्ट करके उसको मज़ीद बढ़ा सकते हैं। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि ऑब्वियसली अगर उम्र के इस हिस्से में 50 साल से ऊपर, तो लॉन्जिविटी का सीन आ जाता है कि कितना रह सकेंगे और मज़ीद कितना ज़िंदा रहेंगे, मतलब 10 साल, 15 साल, 20 साल। तो फिर उनकी जो रिस्क लेने की एपेटाइट है, रिस्क लेने की सलाहियत है, वो कम हो जाती है। तो ये वो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पैसे भी रख के बैठे हैं, लेकिन शायद अब उतनी ज़िंदगी नहीं बाकी इनके पास, तो वो घबरा जाते हैं कि यार अभी मार्केट गिरी हुई है और अगर मैं नहीं निकलता और मज़ीद गिरती है तो मेरे जो पैसे हैं ये तो मज़ीद इनकी वैल्यू कम होती जाएगी। अभी तक पेपर लॉस है ऑब्वियसली, लेकिन जब निकलेंगे तो ये रियलाइज़ करना पड़ेगा। तो ये सोचते हैं कि यार इससे पहले कि मज़ीद गिरे निकल जाओ, क्योंकि फिर मार्केट को ऊपर आने में 6 महीने लगें, साल लगें, 2 साल लगें, और मुझे ज़रूरत पड़ती है इन पैसों की, मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो एक तो वो तबका है, तो उसके लिए ऑब्वियसली पास में वीडियोस कर चुका हूँ। और उसका मैं एक वीडियो मैंने की थी कि किस वक्त मार्केट में जो है वो एक एसेट क्लास से दूसरी एसेट क्लास में मूव कर जाना चाहिए। ये वीडियो मैं आपसे जो दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, इसका मैं लिंक आपसे शेयर कर लूँगा, समा मनी पे मौजूद है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वीडियोज़ टू एजुकेट यू ऑन व्हेन टू मूव फ्रॉम वन एसेट क्लास टू अनदर, यानी कब इंटरेस्ट रेट वाली साइड पे चले जाना चाहिए, कब स्टॉक मार्केट पे आ जाना चाहिए, या डाइवर्सिफाई कैसे करना चाहिए रिस्क को। तो वो आप देख लें। तो ऐसे लोग जो ज़्यादा उम्र के हैं, ओब्वियसली अब 1.5% शरह सूद स्टेट बैंक ने बढ़ाई है। इसके 3-4 मतलब है। एक तो ये हो गया इसका मतलब कि इस वक्त जो इन्फ्लेशन है वो रेड हॉट चल रही है, स्टेट बैंक को नज़र आ रहा है कि बहुत जल्द अनकरीब वो नीचे नहीं आने वाली। तो अगर इवन कोर इन्फ्लेशन भी 10% तक चली गई है, और जनरल की बात की आई थिंक 12-13% जो भी है। सो कहने का मकसद है कि इतना अगर इन्फ्लेशन चल रहा है तो कोई भी चीज़ जो इससे कम मुनाफा आपको दे रही है अगले 1 साल में, वो वायबल इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो आपको कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट चुननी चाहिए जो कम से कम आपको 13, 13.5%, 14% मुनाफा दे, ताकि कम से कम अगर आप अपनी वेल्थ को ज़्यादा बढ़ा ना सकें
तो वो इन्फ्लेशन की वजह से आपकी जो क़ुव्वत ख़रीद है या जो आपकी जो वेल्थ है वो कम ना हो जाए, डिमिनिश ना हो उसकी, डेप्रिसिएशन ना हो उसकी। तो ये तो एक चीज़ हो गई कि अगर आप ऑब्वियसली उस एज ब्रैकेट से बिलोंग करते हैं तो ऑब्वियसली नेशनल सेविंग्स हैं, टर्म डिपॉजिट रेट है, बगैर किसी रिस्क के आपको अगर इतना मुनाफा मिल रहा है कि आप इन्फ्लेशन से आगे रह सकते हैं, तो ये एक बेहतर स्ट्रेटजी होगी। अभी मुझे याद आ गया, इससे पहले मैं भूल जाऊँ, सुबह ही वाइफ से बात हुई थी, वो बता रही थी कि शायद 1 महीने पहले या 1.5 महीने पहले वो चावल जो लेती है, हम घर पे पकाते हैं, तो 1 किलो मिल रहे थे 170 रुपये के। फिर कुछ दिन बाद वो गई हैं दोबारा करने ग्रोसरी, तो वो 260 रुपये के, आई थिंक 90-100 रुपये बढ़ गए उसके ऊपर। फिर उसके मज़ीद कुछ दिन बाद गई तो 280 रुपये। तो इस स्पीड से तेज़ी से प्राइसेस बढ़ रहे हैं। चावल तो बड़ी बेसिक कमोडिटी है, पाकिस्तान में हर घर में ही पकते हैं तकरीबन, तो हमारे घर में शायद ज़्यादा पकते हैं। तो कहने का मकसद है अगर इतनी स्पीड से इन्फ्लेशन जा रही है तो कोई तुक ही नहीं बनता कि आप ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करें जहाँ पे कि शायद प्रॉमिस तो है लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो उस सूरत में एटलीस्ट अगले 1 साल के लिए मैं समझता हूँ, इस शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि अब अगर इंटरेस्ट रेट आज बढ़ाएं, स्टेट बैंक ने 14.25% कर दिया है, जो कि बहुत ही बड़ा है। आई थिंक मुझे जितना याद पड़ता है मेरे बिज़नेस रिपोर्टिंग करियर में, आई डोंट रिमेंबर कि इतना कभी गया है। इससे ऊपर गया होगा पास में, लेकिन मेरे करियर में पिछले कई सालों में नहीं गया। ये बहुत बड़ा इंटरेस्ट रेट है। तो अगर आपको बगैर कोई रिस्क लिए 14-15% यानी 1 लाख पे 14,000 का मुनाफा मिल रहा है साल में, तो जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते या पैसे फंसाना अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए बेहतर है। ऑन द फ्लिप साइड ये एक मौका होता है, अपॉर्चुनिटी होती है कि स्टॉक मार्केट में अगर आपने लॉन्ग टर्म में अच्छा मुनाफा कमाना है, तो जिस वक्त आप घुस रहे होते हैं मार्केट में, अगर आपको अच्छे शेयर्स चीप मिल जाएं तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। क्योंकि हर चीज़, मैंने शुरू में आपसे कहा कि डिस्काउंट होता है, लोग पैनिक होते हैं, बाद औक़ात पैसे मिस्टेक हो जाते हैं इन्वेस्टर्स, और एक चीज़ की जो वैल्यू है वो उससे फिर कम में। ऑब्वियसली कंपनी तो चल रही है, कंपनी अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छी है, एक पैनिक है, तो डिमांड सप्लाई जो स्टॉक मार्केट में वो उसके शेयर प्राइस को नीचे लेके जा रही है क्योंकि सेलिंग प्रेशर है। लेकिन अगर एक अच्छी कंपनी है जिसके शेयर की फॉर एग्जांपल वैल्यू 300 रुपये होनी चाहिए और इन्वेस्टर इतने पैसे मिस्टेक हैं कि अब वो उसको 200 में 150 में ख़रीद रहे हैं, तो इसका मतलब, और वो 150 पे ट्रेड कर रहा है मार्केट में, तो ये आधे प्राइस पे मिल रहा है आपको। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा। तो अगर आप इंतज़ार में थे मैं घुसूँगा और लॉन्ग टर्म के लिए, मुझे 1 साल नहीं 3-4 साल में, ओबियसली इतने अरसे में मार्केट ऊपर आती है, मौके मिलते हैं बाहर निकलने के अच्छे प्रॉफिट के साथ, तो फिर ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। और ज़्यादातर यंग लोग ऐसा करते हैं जो कि 30s में, 30 साल, 35 साल, इवन 40 साल ऐसी एज में, जिनको पता है कि यार अभी 5-10 साल में और बहुत पैसे मांगूंगा, अगर ये डूब गया तो मसला नहीं है। और डूबते नहीं, मैंने कहा पेपर लॉस है। आपके ख़रीदने के बाद आप 150 पे ख़रीदते हैं 300 वाला शेयर, पता चलता है वो 100 पे आ जाए, आप बोलेंगे यार नुकसान हो गया। नुकसान नहीं हुआ, आपने सस्ते में ही ख़रीदा है, और जब वो 150 से 100 पे आ गया तो मज़ीद ख़रीद लेने चाहिए आपको, अगर आपके पास पैसे हैं तो उससे होगा क्या कि आप सस्ते में ख़रीदे जा रहे हैं, फिर साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद मार्केट ऊपर आएगी। सारे क्रैशेस उठा के देख लें तारीख के, ऐसे ही होता है। इनफैक्ट मैंने पास में समा मनी में जो वीडियोज़ की हैं उसमें से एक ऐसी वीडियो की थी मैंने, जिसमें बताया था कि 5 ऐसे शेयर जो मनी मैनेजर्स को जिनसे बड़ा प्यार है स्टॉक मार्केट में। तो इनफैक्ट क्रैशेस के ऊपर भी मैंने की थी, जिसमें मैंने कहा था कि मेगा सेल लगी है स्टॉक मार्केट में, और मैंने आपको रेफरेंस दिया था कि जो शॉपिंग मॉल्स में टेक्सटाइल की जो शॉप्स होती हैं उस पर अक्सर लगता है 70% डिस्काउंट, 80% डिस्काउंट। वही स्टॉक मार्केट जब गिर रही होती है उसका हाल होता है कि शेयर्स डिस्काउंट पे मिल रहे होते हैं, तो वो अच्छा मौका होता है लूट मचाने का, घुसने का मार्केट में, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं कि ये पैसे आपके फंस जाएँ। क्योंकि ऑब्वियसली आपके कूदने के बाद मार्केट ऊपर आने में हफ्ता, महीना, 4 महीने, 6 महीने भी लग सकते हैं, और जिस प्राइस से लिए तो उससे नीचे भी गिर सकती है। तो ये फिर आपको रिस्क लेना है, ये आप कर सकते हैं, तो आपको एंटर होना चाहिए मार्केट में। और मैंने एक और वीडियो भी की थी, आई थिंक समा मनी पे आप जाके देख सकते हैं अगर मुझे नज़र आ जाए, 5 स्टॉक्स दैट मनी मैनेजर्स लव। इससे मैंने आपको इन स्टॉक से समझाया था, अच्छी कंपनीज़ हैं कि जब भी क्रैश होती हैं लोग इसमें घुसते हैं, मनी मैनेजर्स के पास होती हैं, तो आप लोग इनमें घुसते हैं, फिर उन्होंने वापस आना ही आना होता है। अच्छी कंपनीज़ हैं, वक्ती तौर पे शेयर होल्डर्स ने डिच कर दिया, लेकिन कंपनी तो तगड़ी है, उसने इवेंचुअली ऊपर आना ही है। तो हर दफ़ा क्रैश के बाद ये ऊपर आती हैं। और जब मैंने स्टोरी की थी, आई थिंक शायद 1-1.5 महीने में ये वापस ऊपर आ गई थी, 40-50% रिटर्न दे दिया था। तो ये भी मैं आपसे लिंक शेयर कर दूँगा। तो ये मिसालें हैं, और इस तरह की मैंने काफ़ी वीडियोज़ की हैं समा मनी पे भी, इनफैक्ट मैं अपने चैनल पे भी डाल चुका हूँ। अगर आप यहाँ पे जाके देखेंगे, यस, ये टॉप 10 डिविडेंड स्टॉक्स एट PSX, ये आप देख लेंगे, आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा कि कैसे कंपनी को स्टडी करना है, कौन से टॉप स्टॉक्स हैं। और इसमें मैंने बताया भी था कि आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। मसलन आप म्यूचुअल फंड्स की वेबसाइट पे चले जाएं, उनकी फ़ंड मैनेजर की रिपोर्ट डाउनलोड करें, उसमें आपको नज़र आ जाएगा उनकी टॉप 10 होल्डिंग्स कौन सी हैं,
PSX पे जो ETFs उनमें जाके देखें कि उन फंड्स के अंदर कौन सी कंपनीज़ हैं जिनको मिला के वो ETF बना है। ये वो अच्छी कंपनीज़ होती हैं नॉर्मली जिन्होंने लाजमी बाउंस बैक करना होता है। और फिर अगर आप थोड़े से बिल्कुल अंधों की तरह एतमाद नहीं भी करना चाहते, वैसे तो लॉन्ग टर्म में अगर आप ऐसा करेंगे आपको फ़ायदे होगा, क्योंकि अच्छी कंपनीज़ हैं उन्होंने ऊपर आना होता है। और क्योंकि आपने डिस्काउंट पे ख़रीदा है, फिर जब ये ऊपर जाएंगी तो ऑब्वियसली आपको अच्छा प्रॉफिट देंगी। और इसमें थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस आप कर सकते हैं कि जो भी कंपनी आपने आइडेंटिफाई कर ली, आप जाके पिछले क्रैशेस उठा के देखें। अब एग्जैक्टली डेट तो याद नहीं, शायद 98 में हुआ था या पता नहीं 94 में हुआ था, 2008-9 में भी शायद एक क्रैश हुआ था, फिर 2017 में भी हुआ था मुझे याद है जब MSCI रिक्लासिफिकेशन हुई थी। उसके बाद शायद 2019 में भी शायद हुआ था एक क्रैश, तो नहीं कहूँगा, शायद मार्केट गिरी थी काफ़ी। फिर कोरोना के दौरान मार्च में गिरा था। सारे क्रैशेस उठा के देखें और क्रैश के देखें कि क्रैश के दौरान या जो क्रैश का बॉटम था उस पर उन कंपनीज जो आपने सेलेक्ट किए हैं उनके शेयर कितने कम सस्ते मिल रहे थे। फिर जब उसके बाद ऊपर आई हैं वापस, चाहे 6 महीने में आई हैं, साल में, 2 साल में, 3 साल में, तो कितना ऊपर गई हैं वापस, ठीक है। तो वहाँ से फिर आपको अंदाज़ा होगा कि हाँ यार इन्होंने मुसलसल हमेशा यही हुआ, तो इस बार भी ऐसे ही होगा ऑब्वियसली यार। मार्केट है और मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है। तो इसके बाद जो मैंने अभी जिक्र किया, मैंने वीडियो की थी रिसेंटली, अब वो देखें जाके कि उसमें मैंने बताया था। इनफैक्ट मैं 1-2 और भी कर चुका हूँ, उनके भी लिंक डाल दूंगा। इसमें मैंने एक ऑयल सेक्टर का रिव्यू किया था, बैंकिंग सेक्टर का रिव्यू किया था। वो थोड़ा तफसील से करने वाला मामला होता है, क्योंकि फिर आप अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार मैं ट्रस्ट नहीं कर, ओबियसली या जो मनी मैनेजर्स के पिक्स हैं या ETFs में जो कंपनीज़ हैं उस पर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो किसी और की रिसर्च है। ओबियसली वो लोग काबिल लोग हैं, वो जब भी उन्होंने इतना कुछ सोच समझ के ये कंपनी सेलेक्ट की हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी रिस्क है, क्योंकि हमेशा ETFs या मनी मैनेजर्स आपको अच्छा फंड रिटर्न नहीं दे पाते। उसकी वजह ज़ाहिर है वो उनकी रिसर्च है, कहीं ना कहीं फ्लॉ हो सकता है। अगर आप खुद समझते हैं स्मार्ट हैं, अपनी रिसर्च कर लें, जो कंपनीज़ आपने पिक की हैं 3-4, पहली बात कोशिश करें एक सेक्टर से ना करें। अगर आपको एक सेक्टर बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आ रहा है कि यार इस सेक्टर में तो ऊपर जाने ही जाना है, तो उसमें आप एक से ज़्यादा कंपनी सेलेक्ट कर लें। लेकिन अगर आपको लग रहा है रिस्क है तो आप मुख्तलिफ सेक्टर्स सेलेक्ट कर लें, ऑटो कर लें, बैंकिंग कर लें, स्टील कर लें, ऑयल, फर्टिलाइज़र, मुख्तलिफ किस्म के सेक्टर ले लें कि कहीं ना कहीं आप अपना रिस्क डिवर्सीफाई करें। यार एक सेक्टर नहीं चलेगा दूसरा चलेगा। फिर आप सबको स्टडी कर लें, मार्केट में लोग अगर उस सेक्टर से वाबस्ता, उनसे बात करें, उनसे पूछें भाई क्या होने वाला है आगे, सेक्टर के अंदर आउटलुक कैसा है। फिर उन कंपनीज़ की आउटलुक की बात करें। अब मैं इतनी तफसील में आजकल मैं यहाँ पे बहुत बिजी हूँ, क्योंकि मेरी पढ़ाई ख़त्म होने वाली है, स्कॉलरशिप के पैसे एंड होने वाले हैं, और जब जेब से देने पड़ेंगे, मैं नौकरियाँ ढूंढने में लगा हुआ हूँ, इंटरव्यूज़ में लगा हुआ हूँ। तो मैं वो आपको याद होगा मैंने 2 सेक्टर का बड़ा डिटेल आउटलुक दिया था स्टडी करने के बाद। उसके बाद वो सिलसिला रुक गया क्योंकि मैं फंस गया हूँ अपने कामों में। तो लेकिन आप ये कर सकते हैं, उनको देखिए, आप अंदाज़ा लगा लें, क्योंकि मार्केट में लोगों से बात करनी होती है जो इन कंपनीज़ में या इन सेक्टर में काम कर रहे हैं, उससे वाबस्ता हैं, वो आपको बेहतर बताएंगे, या जो मार्केट एनालिस्ट ने जो स्टडी करा था वो बेहतर बताएंगे, उनसे आप पूछें तो आपको और अच्छा अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर एक सेक्टर में 5 कंपनीज तगड़ी नजर आई तो उनमें से 2 सबसे ज़्यादा अच्छी कौन सी है। फिर और भी इशूज़ हो सकते हैं, जैसे ऑयल सेक्टर में ऑब्वियसली डिविडेंड बड़ा अच्छा होता है, लेकिन उसमें भी मैंने आपको बताया था अपने आउटलुक में और रिव्यू में कि भाई कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो वाकई बहुत डिस्काउंट पे मिल रही हैं, ज़बरदस्त डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन डिविडेंड भी अच्छा देती है, लेकिन उनके प्रॉफिट जो है या जो डिविडेंड देने की सलाहियत है वो बेसिकली फंसे हुए सर्कुलर डेट के चक्कर में। और इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी का जो हाल है आपको अंदाज़ा है कि वो मसला कोई अनकरीब तो हल नहीं होने वाला। और वैसे भी हमारे सियासतदान इकॉनमी को छोड़ के बाकी दूसरे कामों में लगे हुए, उस तक तो खैर मैं नहीं जाना चाह रहा, लेकिन ऐसा ही है। तो आपने अगर ज़्यादा बेहतर सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करनी है तो जो कंपनीज पिक कर रहे हैं उनको थोड़ा सा स्टडी भी कर लें, ताकि अगर किसी और की रिसर्च में कोई कमी बेशी है तो वो आप अपनी रिसर्च से पूरी कर लें जी। ठीक है जी। सो अगर आप लॉन्ग टर्म में करते हैं तो देखिए अभी डिस्काउंट पे मिल रही चीज़ें आपको, आप उनका पीक प्राइस देखें, क्योंकि मार्केट को बॉटम तो कोई नहीं कर सकता। अभी मार्केट 10% गिरी एक महीने में। ईयर टू डेट देखें तो ईयर टू डेट में शायद 10% से भी कम गिरी है, लेकिन अभी क्योंकि 1.5 साल का जो सपोर्ट लेवल था दिसंबर 2020 से मेंटेन किया था 42,000 वाला, वो ब्रीच हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, यहाँ से मार्केट मज़ीद गिर सकती है। बहुत ज़्यादा पैसिमिस्टिक हुए हैं इन्वेस्टर्स, और क्या ये बेयर टेरिटरी में जाएगी, लाइक 15-20% भी गिर जाएगी। वेल नज़र तो आ रहा है कि क्योंकि आज स्टेट बैंक ने मज़ीद 1.5% शरह सूद बढ़ा दी है। तो जब शरह सूद बढ़ती है यार, 14% मुनाफा मिल रहा है बगैर रिस्क के, तो स्टॉक मार्केट में कौन घुसेगा। तो बहुत सारे लोग, स्पेशली मैंने कहा ना, जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, उनके पास शायद अब ज़िंदगी इतनी नहीं बची, तो वो रिस्क नहीं लेते अपने पैसों के साथ, वो निकलते हैं मार्केट से। तो वो निकलेंगे ऑब्वियसली और शेयर्स गिरेंगे, मुझे लगता है शायद और गिरेगी। कहाँ तक गिरेगी नोबडी नोज़, कोई टाइम नहीं कर सकता कि बॉटम क्या होगा। बट ये ज़रूर है कि आप, मैंने एक वीडियो ये भी की थी मुझे याद है सौ मनी पे, कि
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तारीख में कोई ऐसी दहाई नहीं गुजरी इसमें क्रैश ना हुआ और फिर उसके बाद वापस ना आई हो। तो हमेशा मौका मिलता है, ये अपॉर्चुनिटी है। अगेन आपके रिस्क के ऊपर है, आपकी एज ब्रैकेट के ऊपर है, और अगर आपको पैसों की अगले 1 साल में ज़रूरत है तो ये कोई अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं होगी इस स्टॉक मार्केट में घुसना, चाहे डिस्काउंट पे क्यों ना मिल रहा हो। लेकिन अगर ज़रूरत नहीं है, फंसा सकते हैं, तो मे बी आप अच्छे स्टॉक ढूंढें जो बहुत सस्ते मिल रहे हैं, सस्ती चीज़ मिल रही है जिसकी आगे जाके वैल्यू बढ़ सकती है। और यार ये दुनिया में हर जगह होता है, बहुत ही कोई रॉकेट साइंस नहीं है। थोड़ी बहुत रिसर्च करके स्टडी करके ये तो डिपेंड करता है। अगर आप रिस्क ले सकते हैं, पैसा फंसाना अफोर्ड कर सकते हैं, तो गिरती हुई मार्केट में तो इन्वेस्ट ही करना चाहिए, ठीक है, बाहर नहीं निकलना चाहिए उससे। लेकिन ऑब्वियसली जो नहीं अफोर्ड कर सकता वो फिर निकलता है। और दूसरी जगह आप देखें कि 14% आपको अगर बगैर रिस्क लिए मुनाफा मिल रहा है तो ऑब्वियसली अगले 1 साल के लिए तो इट मेक सेंस कि क्यों स्टॉक मार्केट में घुसें। फिर ये है कि पैसे बहुत सारे हैं तो आप स्टॉक मार्केट में भी कुछ सस्ते शेयर्स खरीद लें, उधर भी चले जाएँ, ताकि दोनों जगह अपने आप को हैच कर सकें। फिर और भी चीज़ें हैं, इस वक्त देखें आप अगर डॉलर के अगेंस्ट हैच करते हैं, थोड़ा सा आप लेट हो गए वैसे, लेकिन अभी भी डॉलर की जो है वो मुझे नज़र आ रहा है प्राइसेस नीचे नहीं आने वाली, शायद थोड़ी और ऊपर चली जाए, तो उसके अगेंस्ट भी हैच कर सकते हैं फॉरेक्स में जाके, और गोल्ड में भी जा सकते हैं क्योंकि बड़ी इकोनॉमिक अनसर्टनिटी है। और ये मत सोचा करें यार कंपनीज़ के शेयर गिर रहे हैं ऊपर, नहीं, लोग डूबती हुई कंपनियों से पैसा बनाते हैं। पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, लेकिन यहाँ तो बाकायदा ये हेज फंड्स जो हैं उनकी फेवरेट स्ट्रैटेजी होती है, इसको डिस्ट्रेस डेट कहते हैं। ये बाकायदा जो कंपनियाँ दिवालिया हो रही थी ना, बैंकरप्ट कंपनियाँ, उसका डेट ख़रीदते हैं। कितना बड़ा रिस्की होता है, लेकिन वो इसलिए ख़रीदते हैं 40% 50% डिस्काउंट पे मिल रहा होता है। वही मिसाल है कि इन्वेस्टर पैसे में हुआ हुआ है, उसको लग रहा है ये कंपनी बैंकरप्ट हो गई है, तबाह हो गई है, पैसे डूब गए, वो निकलना चाह रहा होता है, वो डिस्काउंट पे बेच बाच के जान छुड़ाता है, उसका डेट ख़रीदते हैं और फिर इंतज़ार करते हैं रीस्ट्रक्चरिंग होगी तो वो ऊपर आएगा, या जो उसके एसेट्स हैं वो बिकेंगे तो उसकी वैल्यू ज़्यादा है, इन्होंने अंडर वैल्यू किया हुआ है तो मेरा प्रॉफिट फिर भी बनेगा। और एक हेज फंड की मिसाल दूँ, गोल्डन ट्री, पिछले साल उन्होंने जो उनका फ्लैगशिप फंड था उससे इतना रिटर्न नहीं बनाया, 40% फंड सिर्फ ये बैंकरप्ट कंपनियों में इन्वेस्ट करके बनाया। तो पाकिस्तान में ये नहीं, इसको शायद किसी और वीडियो में कवर करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए जिनका एक्सपोजर है लंदन या न्यूयॉर्क की मार्केट्स में, तो वो इन फंड्स में इन्वेस्ट करके कैसे पैसे बना सकते हैं। लेकिन लोग बनाते हैं पैसे डूबती हुई कंपनियों से, गिरती हुई मार्केट से। क्या चीज़ें आपको देखनी है, प्रोज एंड कॉन्स, वो मैंने आपको बता दी है, और तफसील में नहीं जा रहा क्योंकि मैं थोड़ा सा पाकिस्तान से कट ऑफ हूँ, मैं बहुत डिटेल में फॉलो नहीं कर रहा। कोशिश करूँगा अगली किसी वीडियो में कोलैबोरेट कर लूँ किसी के साथ, किसी के जो स्टॉक मार्केट को डेली देख रहा हो, या किसी ब्रोकर के साथ या मनी मैनेजर के साथ। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।